दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है कि जिस कत्ल में अगर हम लोग देखें तो टोटल 4 किरदार हैं और इन चारों ही किरदारों में पुलिस असमंजस में है कि कातिल कौन है। दरअसल आज की जो घटना है ये घटना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि इस घटना में जब ये घटना घटी थी तो उस समय पूरे देश के अंदर इस घटना का चर्चा था। तो दोस्तों इस घटना के बारे में परत दर परत पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज के दिन जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मुंबई की और साल 2007 का ये वाक़या है। एक लड़की जिसका नाम स्नेहल गवारे, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और इंजीनियरिंग में ये सेकेंड ईयर की छात्र है, जो कि अंधेरी में एक कॉलेज पढ़ता है, वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। यहीं से ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। ये अपने माता पिता के साथ में घर में रहती थी। इनके परिवार में जो लोग हैं उसमें इसकी एक बहन है शीतल, जो कि लंदन में रह के पढ़ाई करती है। पिता है जिनका नाम हिंदूराव गवारे, जो कि एक बैंक में कर्मचारी हैं, और माँ है शीतल। शीतल यूँ कि ये एक स्कूल टीचर है और ये लोग मुंबई के डोंबिवली इलाके में जो मीनात कॉलोनी है वहाँ पर इनका एक घर था, वहीं पर रहा करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 19 जुलाई साल 2007 की। और 19 जुलाई साल 2007 को जो पिता थे ये सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास अपने घर से अपनी बैंक जाने के लिए निकले थे। माँ चूँकि एक टीचर थी, स्कूल में अध्यापिका थी, तो वो घर से काफ़ी ज़्यादा पहले निकल जाती हैं। उसके बाद में जो लड़की थी इसका भी जो स्कूल की कॉलेज की टाइमिंग थी वो भी लगभग 8 से 9 बजे के आसपास की इसकी टाइमिंग थी। यानी ये तीनों लोग जो है वो घर से निकल जाते हैं। और अमूमन जो तीनों लोग घर से निकलते हैं तो सबसे पहले बेटी आती है, लगभग 4 बजे के आसपास बेटी स्कूल से आ जाती है। उसके बाद में जो माँ है वो आती है और जो पिता हैं हिंदूराव गवारे, ये लगभग 7 से 8 बजे के आसपास अपने घर के अंदर आते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से 19 जुलाई साल 2007 को ये परिवार अपने घर से निकला था। पहले पिता निकले थे, माँ निकली और ये स्नेहल जो थी लड़की, जो कि इंजीनियरिंग की छात्र है, ये निकली थी। और इसी के तहत जब दिन गुजरता है और सबसे पहले जो स्नेहल की माँ है जिनका नाम है कल्पना लगभग 4:30 बजे के आसपास अपने घर में आती है। तो देखती क्या है कि जो घर का गेट है उसमें बाहर की साइड से कुंडी लगी है और स्नेहल की जो चप्पलें हैं घर के बाहर ही हैं। वो समझ जाती हैं कि स्नेहल जो है अंदर ही है। अब जैसे ही ये अंदर पहुंचती हैं तो सबसे पहले इस घर के अंदर एक हॉल है और उस हॉल में एक टेबल पड़ा हुआ है। उस टेबल पर एक गिलास पानी रखा हुआ है। अब ये समझ जाती हैं कि स्नेहल जो है वो घर के अंदर ही है। उसके बाद में ये देखती हैं कि कुंडी तो बाहर से थी, हो सकता है कि स्नेहल बाहर किसी काम से गई हो या फिर किसी मिलने वाले से मिलने गई हो। इसी तरीके से ये उसका मोबाइल नंबर एक तरीके से ट्राई करती है। अब जैसे ही ये मोबाइल नंबर लगाती हैं तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं क्योंकि मोबाइल ऑफ है। अब उसके बाद में देखती क्या है कि स्नेहल के मोबाइल से लगभग 3:30 बजे यानी 3:35 के आसपास उन्हें एक मैसेज आया था, लेकिन वो मैसेज पूरी तरीके से ब्लैंक था, उसमें कुछ लिखा नहीं था। अब इधर से ये बार बार कॉल लगाती हैं बेटी स्नेहल को, लेकिन स्नेहल जो थी वो कॉल उठाती नहीं है क्योंकि मोबाइल नंबर बंद था। उसके बाद में जो इस घर के मुखिया हैं जिनका नाम हिंदूराव गवारे, ये आते हैं लगभग 7 बजे के आसपास। जैसे ही ये अपने घर आते हैं तो जिनकी पत्नी थी कल्पना, वो इन्हें सारी बात बताती है कि मैं आई थी तो स्नेहल की जो चप्पलें हैं ये गेट से बाहर ही थी, लेकिन कुंडी बाहर से बंद थी। मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि टेबल पर एक गिलास पानी रखा हुआ है और स्नेहल घर के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो हिंदूराव गवारे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि जो बेटी है हो सकता है कि पड़ोस में या कहीं हो और आ जाएगी। उसके बाद में ये दोस्तों वगैरह सब जगह पे पता करते हैं बेटी के बारे में, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब उसके बाद में ये लोग पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, किसी ने स्नेहल को देखा? तो पड़ोसियों से भी कुछ बात ऐसी जो थी वो पता नहीं चल पाती है। अब दोस्तों इसके बाद में ये जो परिवार था ये थक हार कर जब अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लेता है तो उसके बाद में जो दोनों पति पत्नी थे, हिंदूराव गवारे और पत्नी कल्पना, उसके बाद में ये पुलिस थाने जाते हैं। लगभग 10:30 बजे के आसपास ये लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और बेटी स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद ये लोग घर आते हैं। अब इस बारे में जो हिंदूराव गवारे थे उनके काफ़ी मिलने वाले सबको पता चल चुका था कि जो इनकी बेटी स्नेहल है वो अचानक से गायब हो गई है।
उधर जो कल्पना थी उनसे भी मिलने वाली जो कुछ टीचर वगैरह थी उनको भी पता चल जाता है। तो सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, हालचाल पूछने के लिए आते हैं। अब हॉल के अंदर हिंदूराव गवारे बैठे हैं, उनके कुछ बैंक के ऐसे दोस्त नज़दीकी जो बैठे हुए हैं, जो कि एक तरीके से ऐसे दौर में लोग आ जाते हैं एक दूसरे से हालचाल पूछने के लिए। और अंदर जो रूम का एरिया है, रूम में जो पत्नी कल्पना है ये बैठी हुई है, इनकी एक बैंक की कर्मचारी है वो बैठी हुई है। अब इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। ये लोग फ़ोन करते हैं स्नेहल के नंबर पर, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। उधर पुलिस जो थी वो अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। इधर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनके घर में मौजूद थे। पूरी रात जागते हुए गुजर जाती है क्योंकि जवान बेटी घर से गायब हो चुकी थी। अब लगभग सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का समय होता है कि हिंदूराव गवारे के कानों में एक चीख की सुनाई आती है। और चीख आती है वो अंदर कमरे में से आती है जहाँ पर पत्नी कल्पना थी। अब जैसे हिंदूराव गवारे और उनका जो दोस्त बैठे हुए थे वो उस कमरे की तरफ भागते हैं तो उनकी जो पत्नी है वहाँ पे खड़ी हुई है कल्पना, और साथ में उनकी जो कर्मचारी है बैंक की, जो उनकी दोस्त है, वो भी खड़ी हुई है। दोनों के मुंह पे हाथ है और दोनों एक बेड की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल एक बेड जो था पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसमें से एक पाँव दिख रहा था। उसके बाद में हिंदूराव गवारे जैसे तैसे कर उस बेड को, उस गद्दे को हटाते हैं तो देखते क्या है, बॉक्स के अंदर जो स्नेहल है वो पड़ी हुई है, जिसको ये दोनों पति पत्नी लगभग 12 से 13 घंटे से ढूंढ रहे हैं और उसका कहीं पर पता नहीं था। वो उन्हीं के घर में, उन्हीं के कमरे में, बेड के अंदर एक बॉक्स में पड़ी हुई है। और जब ये लोग स्नेहल को देखते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो जो स्नेहल के हाथ थे ये पीछे की साइड में बंधे हुए थे और उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठुसा हुआ था। यानी देखने से ही लग रहा था कि जो स्नेहल है शायद अब ये जिंदा नहीं है। उसके बाद में बदहवास माता पिता और जिनके सहयोगी थे ये उस स्नेहल को लेकर सीधा सीधा हॉस्पिटल भागते हैं। और हॉस्पिटल जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्नेहल को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने पुलिस थाने में जो रिपोर्ट लिखाई थी स्नेहल की गुमशुदगी की, वो रिपोर्ट अब चेंज हो जाती है। यानी अब एक ये तरीके से मर्डर का केस बन चुका था। पहले मिसिंग केस था, मर्डर का केस हो चुका था। और चूँकि जो स्नेहल, जिसको ये पति और पत्नी लगातार ढूंढ रहे थे, वो अपने ही कमरे के अंदर, बेड के अंदर एक बॉक्स में पड़ी हुई थी, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि जो स्नेहल है उसकी मौत जो हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। अब ये जो मामला था ये एक्सीडेंटल भी नहीं था, सीधा सीधा मर्डर का मामला लग रहा था, क्योंकि इसमें जो हाथ थे वो पीछे बंधे हुए थे और मुंह के अंदर कपड़ा ठुसा हुआ था। यानी मामला तो साफ था कि ये केस जो है सीधा सीधा मर्डर का केस है। लेकिन मर्डर किसने कर दिया, ये सारी बातें अभी भी पुलिस को उलझा रही थी। अब दोस्तों इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। तो सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है वो स्नेहल के घर वालों से की जाती है। अब जब स्नेहल के घर वालों से पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ या फिर किसी से कोई दुश्मनी या कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर वगैरह ऐसी कोई चीज़ें हैं या नहीं है, तो स्नेहल की जो माँ होती है कल्पना, वो बताती हैं कि दरअसल स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड है, जिस बॉयफ्रेंड का नाम हीरेंद्र राठौर है और अक्सर जो स्नेहल थी उससे बात किया करती थी। अब जब हीरेंद्र राठौर का नाम सामने आया, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें सामने आई, तो पुलिस ने सीधा जो कांटेक्ट है वो हीरेंद्र राठौर से किया। अब जब हीरेंद्र राठौर से कांटेक्ट किया और जब उससे पूछताछ की तो उसने कुछ अलग कहानी बताई। उसने बताया कि साल 2004 में हम लोग मिले थे, उसके बाद में हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती ऐसी हुई कि उसके बाद में हम दोनों को प्यार मोहब्बत हो गया। और प्यार भी ऐसा था कि जो हीरेंद्र राठौर था अक्सर जो स्नेहल थी उसके घर आता था। और इसी बीच में जो माँ थी उसे भी इस बारे में पता चल जाता है कल्पना को, यानी कल्पना को हीरेंद्र और स्नेहल के रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी। कल्पना से ये पूछा जाता है क्या तुम्हें इसकी जानकारी थी, तो कल्पना बताती है हाँ मुझे जानकारी थी और अक्सर जो हीरेंद्र राठौर था ये हमारे घर आता जाता भी था। लेकिन जो पिता हिंदूराव गवारे थे उन्हें अपनी बेटी के इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था। उसके बाद में जो हीरेंद्र राठौर है ये बताता है कि लगभग पिछले 1 सप्ताह से मेरी और स्नेहल की लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। और झगड़े की वजह ये थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में चला गया था और इस बारे में जब स्नेहल को जानकारी हुई तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ी, नाराज़ हुई। फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, फिर बातचीत थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद में मैंने स्नेहल को मना लिया और स्नेहल मान भी गई। लेकिन उसके बाद में हम लोगों में तय हुआ कि 1 सप्ताह तक हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि स्नेहल भी काफ़ी बिजी थी और मैं भी बिजी था। हम दोनों ने इस तरीके का फ़ैसला लिया। अच्छा, उस टाइम जो हीरेंद्र राठौड़ है ये बताता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन भी उन दिनों थोड़ा ख़राब था और मेरे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी थी ये अक्सर डाउन हो जाया करती थी। इसलिए
जब काम का समय होता था तभी मैं मोबाइल ऑन करता था अगर किसी को कॉल करना होती थी, अदरवाइज़ मैं मोबाइल को स्विच ऑफ ही रखता था। तो पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, हीरेंद्र राठौड़ बताता है कि इसकी उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं। अच्छा, पुलिस जो है वो हीरेंद्र राठौड़ के बयान लिखती तो है, लेकिन उसके बाद में पुलिस अंदर ही अंदर इंटरनली ये खोजबीन निकालना शुरू करती है कि जो हीरेंद्र राठौड़ है यानी स्नेहल का जो बॉयफ्रेंड था, ये करता क्या है, कहाँ रहता है, किन गतिविधियों में रहता है। ये सारी चीज़ें पुलिस पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। पुलिस को अपनी छानबीन में पता चलता है कि जो हीरेंद्र राठौड़ है इसने मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है और साल 2007 जुलाई के महीने से ये एक वोल्टास कंपनी में ट्रेनिंग कर रहा था और साल 2008 तक ये वहाँ रहा। और इसने पुलिस को बताया था कि 19 जुलाई 2007 को जब ये घटना हुई तो उस दिन ये अपने ऑफिस में था, अपने दफ्तर में था और उस दफ्तर में इसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे, बहुत सारे कलीग मौजूद थे। यानी ये बताता है कि जो मेरी मौजूदगी थी वो उस समय दफ्तर में थी और मैं इस घर के आसपास भी नहीं था। अब जब ये इस तरीके के बयान पुलिस के सामने देता है कि ये उस समय दफ्तर में था और घर के आसपास भी नहीं था, तो पुलिस को भी लगता है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता है। उसके बाद में पुलिस के बयान दर्ज करती है और उस वोल्टास ऑफिस में पहुंचती है जहां पर ये जॉब किया करता था। वहां पे पहुंचती है और पता करती है कि 19 जुलाई को जो हीरेंद्र है ये कहाँ था। तो वहाँ पर कुछ कलीग, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं इसके जो बताते हैं कि 19 जुलाई वाले दिन हीरेंद्र सुबह को यहाँ आया था और लगभग शाम तक ही वो यहाँ रहा और उसके बाद चला गया था। अब दोस्तों, पुलिस जब वहाँ से 19 जुलाई वाले दिन का जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है वो मांगती है, तो पता चलता है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है वो गायब होता है। दोस्तों, होता क्या है कि प्राइवेट जॉब में अक्सर आप देखते हैं कि जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है वो ज़रूर होता है, क्योंकि उसमें जो भी जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वो कितने समय इंटर करते हैं और कितने समय आउट होते हैं ये लिखते थे। हालांकि आज के समय में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसमें पंच इन पंच आउट होता है, लेकिन पहले के दौर में ये लिखा जाता था। साल 2007 की ये बात है। अब जब पुलिस को ये पता चलता है कि जो रजिस्टर्ड है ये रजिस्टर्ड जो है वो गायब है, अब पुलिस भी बड़ी हैरत में आ जाती है। हालांकि कुछ लोग वहाँ पे हैं जो कह रहे हैं कि जो हीरेंद्र था वो 19 जुलाई वाले दिन यहीं पर था, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर का गायब होना ये पुलिस को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा था। अब पुलिस के लिए जो मुश्किल थी ये लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ रजिस्टर तो गायब था, लेकिन एक तरफ जो कुछ कलीग, कुछ वहाँ पर काम करने वाले सहयोगी जो वर्कर्स थे वो कह रहे थे कि जो हीरेंद्र राठौड़ है उस दिन यहीं पर था। यानी पुलिस के हिसाब से जो हत्या हुई है वो लगभग 4:30 बजे से पहले हुई है, क्योंकि 4:30 बजे के आसपास जो कल्पना थी माँ, वो घर पे आ जाती है और सुबह 9 बजे के बाद ये हत्या हुई है, क्योंकि 9 बजे तक स्नेहल अपने माता पिता के साथ थी। अब इस बीच में ये हत्या हुई है और इसी बीच में ये जो काम करने वाले वर्कर हैं वोल्टास कंपनी में जहाँ पर ये हीरेंद्र राठौड़ जॉब किया करता था, वो बताते हैं कि जो हीरेंद्र था वो हमारे साथ था। लेकिन दूसरी तरफ जो रजिस्टर्ड गायब है वो भी शक पैदा कर रहा है। और एक तरफ जो स्नेहल का मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन भी गायब था। उसके बाद में 6 से 7 दिन के बाद में आखिरकार ये जो मोबाइल फ़ोन था ये पुलिस को मिल जाता है, क्योंकि पुलिस ने इस मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया हुआ था। अब जैसे ही पुलिस को इसकी लोकेशन मिलती है, पुलिस उस मोबाइल तक पहुंचती है, तो पता चलता है कि जो मोबाइल फ़ोन है ये ग्रोसरी शॉप में है। एक ग्रोसरी की शॉप है, उसमें यह मोबाइल फ़ोन है। अब पुलिस वाले उस ग्रोसरी शॉप में जो व्यक्ति बैठता है उससे पूछती है कि आखिरकार ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो जो ग्रोसरी शॉप में जो व्यक्ति बैठता है वो बताता है कि मेरे पास एक शख्स आया था और उसने मुझे बताया कि ये मोबाइल फ़ोन उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, वो इसे बेचने आया था और तकरीबन 3,500 रुपये में मैंने उससे इस मोबाइल को ख़रीद लिया। अब जब पुलिस उस ग्रोसरी शॉप के मालिक से इस तरीके की बात सुनती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें उसका हुलिया याद है। तो वो बताता है हुलिया मुझे याद है। अच्छा, हुलिये के आधार पर एक स्केच बनवाया जाता है। जब स्केच बनता है उसके बाद में स्नेहल के माता पिता को ये स्केच दिखाया जाता है जो तस्वीर पुलिस ने बनवाई थी। तो जो स्नेहल के माता पिता होते हैं वो उस तस्वीर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके का व्यक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अब जब स्नेहल के घर वाले उस स्केच को पहचानने से इनकार कर देते हैं, पुलिस बड़ी परेशान कि मोबाइल तो मिला लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मोबाइल किसने बेचा और उसका इस कत्ल से क्या ताल्लुक है। पुलिस बड़ा परेशान है। अब पुलिस यहाँ पर एक फ़ैसला लेती है। पुलिस सोचती है जो हीरेंद्र राठौड़ है इसके बारे में तो जानकारी निकाल ली, अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड को टटोल लेते हैं। जो फैमिली बैकग्राउंड है इसमें क्या क्या चल रहा था। तो पता चलता है कि जो हिंदूराव गवारे हैं, इनकी जो बड़ी बेटी शीतल है जो लंदन में रहती है, उसको भी खबर पहुंच जाती है। ये भी इन दोनों पहुंचती है यहीं पर अपनी बहन, जब बहन की हत्या हो चुकी है तो ये भी अपनी बहन के गम में लंदन से इंडिया आ जाती है, मुंबई आ जाती है।
और उसी बीच में पता चलता है कि जो बड़ी बेटी शीतल है जो लंदन में रहती है, इसने अपने पिता हिंदूराव गवारे के खिलाफ मारपीट का एक केस भी दर्ज कराया पुलिस स्टेशन में। अच्छा, ये चीज़ सामने आती है। इसी बीच में ये भी सामने आता है जो हिंदूराव गवारे हैं और उनकी बीबी है कल्पना, इन दोनों के बीच में अक्सर आए दिन झगड़ा होता रहता है। अच्छा, इन लोगों का एक रिश्तेदार है जिसका नाम है अनिल जवालेकर। हिंदूराव गवारे को ये लगता है कि जो अनिल जवालेकर है उसकी पत्नी कल्पना के साथ में एक तरीके से रिलेशन में है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में हैं और इसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। और जब भी इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था तो ये दोनों बेटी थीं, जो बड़ी बेटी शीतल थी और जो छोटी बेटी स्नेहल थी जिसकी हत्या हो चुकी है, ये दोनों उस झगड़े के वक्त अपनी माँ का ही साथ दिया करती थी। यानी एक तरफ तीनों माँ बेटी और एक तरफ जो हिंदूराव गवारे थे ये अकेले रहते थे। और इस बीच में पुलिस को ये भी पता चला कि जो कल्पना है इसकी अफेयर की बातें सामने आई अनिल जवालेकर नाम के व्यक्ति के साथ में। और इस बीच में पुलिस को एक बात और पता चली थी, वो ये थी कि जो बेटी स्नेहल है उसका एक प्रेमी है जिसका नाम हीरेंद्र राठौड़ है और वो अक्सर घर आता है। और माँ को इसके बारे में पूरी जानकारी थी लेकिन पिता को जानकारी नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं जो माँ कल्पना थी उसने अपने पति से ये बात छुपाई थी। यानी एक तरफ ये तीनों बेटी एक तरफ थी और पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई लड़का है और उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी थी। अब पुलिस को इस पूरे केस के अंदर 3 लोगों पे शक होता है। एक व्यक्ति जिसका नाम हिंदूराव गवारे जो कि पिता है, माँ कल्पना, हालांकि बड़ी बहन जो शीतल थी ये लंदन में थी उस समय तो इसके ऊपर तो शक जाता नहीं है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसकी अभी अभी एंट्री होती है, जिसके अवैध संबंधों की बात सामने आती है कल्पना के साथ में, जिसका नाम होता है अनिल जवालेकर। अब पुलिस को इन तीनों के ऊपर कहीं ना कहीं शक होता है। अब इसलिए पुलिस इन तीनों के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अच्छा, जब पुलिस इन तीनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक नाम जो कि बॉयफ्रेंड का था हीरेंद्र राठौड़, इसको भी पुलिस शामिल करती है। अब 4 लोग हो गए थे। अच्छा, पुलिस को अंदाज़ा इन 4 लोगों पर यूँ होता है कि पहला जो हिंदूराव गवारे हैं जो पिता है, पत्नी के तो अवैध संबंधों की बात आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी बेटी के भी एक तरीके से इस रिलेशन के बारे में पता चला तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। एक थ्योरी तो पुलिस के सामने ये थी जो कि पुलिस अपने आप से ही अंदाज़ा लगाती है। और दूसरी थ्योरी ये थी कि जो माँ कल्पना थी उसके रिश्ते जो थे अनिल जवालेकर के साथ में, उसके बारे में स्नेहल को पता चल गया और उसने कहा कि पिता को इस बारे में बता दूंगी। तो जो माँ कल्पना थी उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी और इस सब में जो अनिल जवालेकर था उसने कल्पना का साथ दिया। पुलिस इस तरीके का अंदाज़ा लगाती है। हो सकता है कि ये 2 लोगों ने इस तरीके से क्राइम किया हो। फिर तीसरा जो नाम सामने आता है, चौथा वाला जो हीरेंद्र राठौड़ का था जो कि प्रेमी था, तो उसमें पुलिस अंदाज़ा ये लगाती है हो सकता है कि जो हीरेंद्र राठौड़ है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो और या फिर रिलेशन ख़त्म करने की बात आई हो। ऊपर से जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड था वो भी गायब था, तो हो सकता है कि इस वजह से हत्या हो गई हो। यानी पुलिस के सामने इन 4 के नाम तो थे लेकिन इन 4 के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। अब पुलिस आखिर में ऐसे शक के आधार पर किसको पकड़ ले। उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि इन 4 के 4 का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहिए और उसके बाद में इनका फॉरेंसिक टेस्ट भी कराया जाता है। अब दोस्तों, जब इन 4 को टेस्ट से गुजरना होता है तो इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जो कि झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। उसके बाद में इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है और उसके बाद में इनका फॉरेंसिक टेस्ट होता है। अच्छा, फॉरेंसिक टीम ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी उस रिपोर्ट में यह आया कि जो अनिल है, जो प्रेमी बताया जा रहा है उसका कल्पना का, उसको लगभग पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि जो अनिल है वो सच बोल रहा है। और उसके बाद में जो माँ होती है कल्पना, उसको भी एक तरीके से पुलिस जो फॉरेंसिक टीम थी वो क्लीन चिट दे देती है कि जो कल्पना है ये भी सच बोल रही है। और जो तीसरा व्यक्ति होता है हीरेंद्र राठौड़ जो कि स्नेहल का बॉयफ्रेंड था, जब फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच में पाया कि लगभग सारी बातों में जो बॉयफ्रेंड था ये सच बोल रहा था, लेकिन जब 2 बार इससे पूछा गया क्या स्नेहल के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ है, तो दोनों बार उसने नो बोला। लेकिन इन नो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रही थी। दरअसल जो टेस्ट होता है उसमें जो हार्ट बीट होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और साथ के साथ जो ज़ुबान होती है, ये तीनों चीज़ें अगर साथ दें तो बात सच मानी जाती है। अगर तीनों चीज़ों में कुछ अनबन रहती है तो ऐसा पता लगाया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। अब इन तीनों चीज़ों में जब डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका जो नो कहने वाला जो डिसीजन है इसमें इसकी तीनों चीज़ें साथ नहीं दे रही हैं, यानी ये झूठ बोल रहा है।
अच्छा, हीरेंद्र राठौड़ 2 जगह जब नो बोलता है तो इसमें पुलिस को डाउट होता है, यानी कुछ सेकंड का ये मामला है, पुलिस इसको थोड़ा सा डाउट में रखती है। और जो चौथा व्यक्ति होता है हिंदूराव गवारे, इसका जब टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, फॉरेंसिक टीम जब इसकी रिपोर्ट बनाती है तो उसमें वो एक तरीके से कहती है कि जितनी भी बातें ये बता रहा है वो पूरी तरीके से सच भी नहीं कही जा सकती और पूरी तरीके से झूठ भी नहीं कही जा सकती, यानी इस तरीके की रिपोर्ट बनती है। अब ये रिपोर्टें पुलिस के किसी काम की नहीं, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली थी। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद में जो डोमी वाले इलाके की जो पुलिस थी वो ये केस जो था वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सीधा क्राइम ब्रांच को पहुँच जाता है कि क्राइम ब्रांच वाले इस केस को देखेंगे। और इधर ये सारी चीज़ें हो रही थी। जो बॉयफ्रेंड था स्नेहल का, हीरेंद्र राठौड़, ये उन दिनों अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुंबई से सीधा यूएस चला जाता है। अच्छा, वो यूएस चला जाता है क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि वो भाग के गया था, बल्कि उसकी जितनी भी तैयारियां थी ये पहले से ही चल रही थी और उसके जो सारे टेस्ट थे, सारे टेस्ट भी हो चुके थे, नॉर्मल थी सारी चीज़ें, और एक तरीके से उसके खिलाफ़ कोई सबूत भी नहीं था। तो बाकायदा उसके खिलाफ़ कहानियाँ बढ़ी थी, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, ना ही अभी उसको गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद में यूएस चला जाता है और यूएस जाने के बाद में वो अपनी हायर पढ़ाई शुरू कर देता है। इधर पुलिस इस पूरे केस में छानबीन कर रही है। अब ये पूरा मामला जो था वो क्राइम ब्रांच को पहुंच चुका था। पुलिस अपने स्तर से पूरी छानबीन कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा गवाह नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो स्नेहल का कत्ल हुआ है उस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, या फिर किसने स्नेहल का कत्ल कर दिया। इसी बीच में साल 2010 आ जाता है। अब देखिए आप लोग, साल 2007 की ये बात थी, साल 2010 आ चुका है, लेकिन अभी की जो पुलिस के हाथ हैं ये खाली है। उसके बाद में पुलिस अपनी पूरी रिपोर्ट बनाती है और साल 2010 में ये कल्याण कोर्ट में एक रिपोर्ट एक तरीके से सबमिट करते हैं और कहते हैं इस पूरे केस के अंदर हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इस केस को अब बंद कर देना चाहिए, क्लोज़ कर देना चाहिए। तो जो कल्याण कोर्ट होता है वो पूरी तरीके से केस को क्लोज़ करने से, बंद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस केस को जो है वो चालू रखिए, हो सकता है कि इस केस में आगे चलकर कुछ सबूत मिले, नए गवाह मिले और उसके बाद ये केस खुल जाए। इसलिए जो कल्याण कोर्ट था वो इस केस को क्लोज़ करने से मना कर देता है। अच्छा, इसी बीच में साल 2010 में जो हीरेंद्र राठौड़ था, जो स्नेहल का बॉयफ्रेंड था, जो यूएस चला गया था, उसके पिता की अचानक से डेथ हो जाती है मुंबई में ही। और अपने पिता की डेथ के चक्कर में जो हीरेंद्र राठौड़ था ये मुंबई आता है और सारी जो क्रियाक्रम रहती हैं वो करवाने के बाद में साल 2010 में ही ये कल्याण कोर्ट पहुंचता है। और वहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद में कहता है कि जो केस है पूरा स्नेहल वाला, इस केस में अगर उसकी ज़रूरत कोर्ट को पड़े तो वो हाजिर है और वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है। अब नार्को टेस्ट कराने के लिए जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद में अब इस केस में नया मोड़ आना था। अच्छा, जो हीरेंद्र राठौड़ था अब ये कोर्ट में अर्जी दे देता है। उसके बाद में जो कल्याण कोर्ट था वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि ऐसा ऐसा मामला है। 7 अप्रैल वाले दिन जो हीरेंद्र राठौड़ था यूएस से लौटा था और 9 अप्रैल को इसने अर्जी दी थी कि ये अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। इधर पुलिस जो थी वो एक तरीके से हीरेंद्र राठौड़ को शक के घेरे में लेकर चल रही थी, क्योंकि एक अटेंडेंस रजिस्टर जो था वो गायब था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आखिरकार पुलिस के पास भी कुछ था नहीं, इसलिए जो 28 तारीख होती है, 28 अप्रैल को पुलिस जो थी वो इस हीरेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार कर लेती है। उससे कहती है कि जो स्नेहल थी, स्नेहल गवारे, उसकी हत्या के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद में 7 दिन की कस्टडी में जाता है और उसके बाद में 7 दिन की एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, एक रजिस्टर्ड गायब होना, जो रजिस्टर गायब था अटेंडेंस वाला, उसके अलावा पुलिस के पास में ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जिससे ये साफ हो सके कि जो स्नेहल का मर्डर हुआ, जो स्नेहल का कत्ल हुआ है, उसके अंदर हीरेंद्र राठौड़ का हाथ है। चाहे मोबाइल की लोकेशन हो या फिर लोगों के बयान, सारे जो थे वो हीरेंद्र राठौड़ के फेवर में थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंस रजिस्टर गायब था। अब दोस्तों, जो पुलिस थी वो इसको गिरफ्तार कर चुकी थी, क्योंकि 2 दिन तक इसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था और जिस दिन मर्डर हुआ था 19 जुलाई साल 2007 को, उसी दिन का जो अटेंडेंस रजिस्टर गायब था, इसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अच्छा, महीना भर तक ये जेल में रहता है, लेकिन कोई सबूत इसके खिलाफ मिलता नहीं है। इसीलिए एक महीना जेल में रहने के बाद में 26 मई साल 2010 को कोर्ट से इसको बेल मिल जाती है, क्योंकि कोई सबूत उसके खिलाफ होता नहीं है। और उसके बाद में ये ज़मानत पर बाहर आ जाता है। लेकिन ज़मानत पर बाहर आने के बाद में सबसे पहले एक काम करता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ये अपने पिता की डेथ पर यूएस से इंडिया आया था
और इसने कोर्ट में जाके अर्जी दी थी कि अपने नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। अच्छा, नार्को टेस्ट का क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सहमति दिखाए तो उसकी मर्जी से ही नार्को टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो उसके बाद में जो अपनी अर्जी इसने दी थी नार्को टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि अब ये गिरफ्तार हो चुका था, तो उसके बाद में ये अपनी अर्जी वापस ले लेता है, अपनी बात से पीछे हटता है और ये कहता है कि मुझे नार्को टेस्ट नहीं कराना है। अच्छा, नार्को टेस्ट में कानून जो है वो कहीं भी आड़े नहीं आता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की तुम उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। अब जो हीरेंद्र राठौड़ था ये नार्को टेस्ट कराने से मुकर चुका था। अब पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को इस पूरी जांच में कोई सबूत नहीं मिलता है। 19 जुलाई साल 2007 का ये वाकया था और आज इस पूरे केस को आप देखेंगे तो साल 2024 आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये केस जो है वो मुंबई की एक पुलिस थाने में एक डायरी के अंदर दर्ज है और पुलिस इसमें जो है वो कातिल कौन है उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए इस तरीके का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बीच कई बार कोर्ट में केस को क्लोज करने की याचिका डाली गई, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस केस पर अपनी आंखें खुली रखो, कभी भी इस केस के अंदर कोई भी अपडेट आती है तो हमें इसकी अपडेट चाहिए। और पुलिस की लिस्ट में जो सस्पेक्ट थे, जो कातिल हो सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला सबसे ज़्यादा डाउट जाता है वो जाता है प्रेमी हीरेंद्र राठौड़ के ऊपर, क्योंकि उस दिन का जो पन्ना था अटेंडेंस रजिस्टर का वो गायब था और 2 बार जो उसके टेस्ट हुए थे उसमें ब्लड सर्कुलेशन, साथ के साथ दिल की धड़कन और ज़ुबान की लड़खड़ाहट का साथ ना होना, ये चीज़ें उसके खिलाफ थीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर गायब होने की वजह से किसी को कातिल नहीं समझा जा सकता। दूसरी तरफ वो पुलिस से भाग भी नहीं रहा था, पहले वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए खुद तैयार था, लेकिन बाद में वो इस केस से पीछे हट गया। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 2 बार इसने नो बोला था उसमें जो इसकी ज़ुबान, इसका दिल, इसकी धड़कन साथ नहीं दे रही थी, ये डाउट पिता के ऊपर भी था, हिंदूराव के बारे, क्योंकि उनकी जो टेस्ट हुए थे उसमें भी कोई बात ऐसी थी कि कह भी नहीं सकते और हो भी सकता है, ऐसी चीज़ें सामने आई थी। अच्छा, अगर बॉयफ्रेंड कत्ल करता तो उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता था, क्योंकि अगर रिलेशन ख़त्म हो रहा था तो ख़त्म हो जाता, भला कत्ल करके वो किधर जा रहा था। दूसरी तरफ मोटिव की बात करें तो मोटिव इधर भी कई थे, माँ कल्पना और उसका जो प्रेमी बताया गया अनिल जवालेकर, हो सकता है कि कल्पना के अनिल जवालेकर के रिश्ते के बारे में स्नेहल को पता चल गया हो और इस वजह से उन्होंने मर्डर कर दिया हो, लेकिन सबूत उनके खिलाफ भी कोई नहीं था। बहरहाल ये जो केस है अभी भी अंशुल जी पहली बनकर मुंबई की एक कोर्ट में और उसके बाद में पुलिस थाने के अंदर डायरी में भी मौजूद है, लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस पूरे केस को आपने बहुत बारीकी से सुना, लेकिन इसके अंदर कातिल कौन है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, कुलदीप यादव जी हैं, लिखते हैं भैया मैं आपका नियमित श्रोता बन गया हूं, मैं आपकी लगभग सारी कहानियां सुनी हैं, आपका तरीका बहुत अच्छा है, लव यू ब्रदर। तो कुलदीप यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार दिखाने के लिए। उसके बाद में अनिल सालोंखे जी हैं, AS 617 नाम से ID है, लिखते हैं आपका फेवरेट मुहावरा इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छपता, भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी एक प्यारा सा कॉमेंट्स करते हैं। उसके बाद में प्यारे लाल दुबे हैं, लिखते हैं मलिक भाई आपकी कहानी अच्छी लगी, मैं आपकी कहानी सुनाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है और मेरे पिछले कमेंट्स का आपने जवाब दिया, आपका शुक्रिया। तो प्यारे लाल दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर सिंह है, लिखते हैं कमेंट्स नहीं कमेंट्स बोला करें, शुरुआत में ही पूरी कहानी का सारांश पढ़ने से क्लाइमैक्स पहले ही समझ आ जाता है। तो भाई मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताया। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी देखते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सिकंदर चक्की का है और सिकंदर चक्की लिखते हैं सर कहानी के बीच में कुछ फ़ोटो डाल देते तो कहानी सुनने में और थोड़ा सा मज़ा आ जाता। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद इकबाल का है, लिखते हैं आपने ये मुहावरा गलत बताया, बिल्ली आंख बंद कर, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा कि सही वाला मुहावरा क्या है। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं 15 जनवरी 1934 को नेपाल और भारत के बिहार में अर्थक्वेक आया था, इस बारे में ये बता रहे हैं। उसके बाद में गया भाई करके ID है, लिखते हैं थैंक यू सर आपने मेरी बेटी का नाम लिया, इनकी बेटी का नाम आयशा था जिनका जन्मदिन था, कल के दिन मैंने विश किया था, आपका धन्यवाद। कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपसे रिक्वेस्ट है कि गोवा वाली कहानी सुनाएं, हम आपके अंदाज में सुनना चाहते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है तो थैंक यू। तो भाई वो कहानी चलिए मैं सुनाऊंगा उसको। उसके बाद में सुरजोत सिंह है, लिखते हैं गुड इवनिंग सर कैसे हो, तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसके बाद में गुरजोत सिंह अगला कमेंट करते हैं, सॉरी वो सुरजीत सिंह का था और ये वाला जो है वो गुरजोत सिंह का है। तो गुरजोत सिंह जी लिखते हैं गुड सर
लव फ्रॉम चंडीगढ़, आप हो कहाँ से भाईजान? तो भाई मैं उत्तर भारत से हूँ, आप कैसे हैं? उसके बाद में AS 617 हैं, लिखते हैं नाइस बैकग्राउंड। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं जो हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है, एडिट करके आईडी है, लिखते हैं मैं हिमांशु सोनी राजस्थान जयपुर से देखता हूँ आपकी वीडियो, वेरी नाइस। मेरा बर्थडे 17 जनवरी को है भाई। तो भाई आपके बर्थडे 17 जनवरी को है, तो आपको एडवांस में ही आपके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। मिथुन वर्मा है, लिखते हैं आपकी वीडियो में पहला एपिसोड से देखता हूं, तो भाई दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दीपक कुमार हैं, ये लिखते हैं वेरी नाइस भाई, मेरी सिस्टर अलका मेरठ से हैं, हम भाई बहनों में नाराज़गी है, वो दूर हैं, काम की वजह से मैं मिलने नहीं गया, इस वजह से जो मेरी सिस्टर हैं वो नाराज़ हैं। तो जो बहन होती है वो भाई से कभी नाराज़ नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी समय के लिए नाराज़गी होती है, लेकिन बहन और भाई का यही प्यार है। आप अपनी बहन को मनाइए। और दीदी आपके भाई जो हैं वो देव कुमार जी, और इनकी जो बहन है अलका जी, आप मान जाइए, आपका भाई हैं, और एक गिफ्ट इनसे ले लीजिएगा, उसके बाद मानिएगा। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, कैसे कैसे लोग रहते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं भाई बहुत हो रही है भाई साहब अपना, अच्छा ठंड बहुत हो रही है भाई साहब अपना ख्याल रखना। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत धन्यवाद। फौजिया खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है आज कोई हेलो नहीं डायरेक्ट कहानी पर। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर आपने सभी व्यूअर्स को लोहड़ी की बधाई दी, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में वीके जोन है, लिखते हैं ज़माना बहुत ख़राब आ गया है, अपने रिश्ते ही ऐसा कर रहे हैं तो किस पे एतबार करें। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं सर्दी बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नासिर पठान जी लिखते हैं सर आई एम ओके, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। उसके बाद में नासिर पठान जी लिखते हैं सर मेरी इंग्लिश सही नहीं है, माफ़ करना। माफ़ करने वाली कोई बात नहीं, बस हमें समझ आ जाए चलेगा। उसके बाद में सुनील झाकर जी कमेंट्स करते हैं सेंटर जेल बीकानेर से। सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी थी ये आप लोगों को पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।